स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और आज मैं आपको सीबीएस एग्जामिनेशन जो है वो करवाने जा रहा हूँ। सीबीएस एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन। बहुत सारी फाइंडिंग्स होती हैं और बहुत वेरिड फाइंडिंग्स होती हैं जिनको पिक करना एग्जाम में बहुत मुश्किल काम है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि साइंस, एक तो होता है कि साइन मौजूद है सामने लेकिन आपसे एलिसिट नहीं किया जा रहा, लेकिन एक चीज़ें होती है सीबीएस एग्जामिनेशन ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें साइन जो है वो एक्सपर्टीज डिपेंडेंट है। इवन ग्रेड ऑफ मर्मर इज एक्सपर्टीज डिपेंडेंट। ग्रेड 1 2 मर्मर जो है ना वो एक्सपर्ट सुन सकता है, नॉविस नहीं सुन सकता। तो इसमें जो है वो एक्सपर्टीज डिपेंडेंट है। अब अप्रोच टू सीबीएस एग्जामिनेशन, यू कैन approach directly precordium and then you can extend your examination to general physical examination and relevant system, or you can proceed from general physical examination। जब शॉर्ट केस हो तो प्रीकॉर्डियम को पहले एग्जामिन करें और फिर उससे एक्सटेंड करें, और जब जो है शॉर्ट केस लॉन्ग केस हो तो फिर आप जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन से शुरू होते हुए जाएं सीबीएस प्रीकॉर्डियम के एग्जामिनेशन की तरफ जाएं। ठीक है जी। इसमें कुछ चीजें जो बड़ी जरूरी हैं जो कि अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो मिस करते हैं, वो एक जेवीपी का एग्जामिनेशन बड़ा जरूरी है। पोजीशन क्या होगी जी? पोजीशन विल बी 45 डिग्री जो है वो पोजीशन होगी एट हिप जॉइंट। हिप जॉइंट से अपवर्ड 45 डिग्री जो है वो बनाया जाएगा, और पेशेंट विल बी लाइंग इन एनाटॉमिकल पोजीशन, और एक्सपोजर कहां से होगा? टॉर्सो सारी एक्सपोज होगी अप टू। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराएं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर अंसारी है, आपका मुआयना करूंगा। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? आपका नाम क्या है बेटा? वजीरा। Because the child is 9 years old, any child who is more than 9 years or 10 years old, especially female children, you should not expose the child. Any child more than 9 years, female child, you should not expose the child. Okay? तो जो भी फीमेल पेशेंट 9 ईयर से ओल्डर होगी उसका एक्सपोजर आप उस तरह से नहीं कर सकते। फिर आपने जो है पेशेंट को जैसे ही अब जैसे मैं प्रीकॉर्डियम से ही शुरू करता हूं, मैं जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन से शुरू करता हूं। ठीक है, पेशेंट से मैं शुरू करता हूं, पेरिफेरी से शुरू करता हूं। पेरिफेरी मैंने टच किया, क्या मिलेगा मुझे? क्या-क्या साइन मिलेंगे, क्या-क्या चीजें मिलेंगे? स्वेटी वार्म पेरिफेरी विल बी सीन इन केसेस ऑफ एनीमिया। बाउंडिंग पल्स मिलेगी मुझे एनीमिया में। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म में मुझे स्वेटी पाम्स मिलेंगी। हाइपरथायरॉयडिज्म में टैकीकार्डिया भी मिलेगा और स्वेटी पाम्स भी मिलेगी। ठीक है, और क्या हो सकता है? अगर ऐसे सिर्फ टच की बेस पे देखें, कोल्ड क्लैमी हैंड्स है, कोल्ड क्लैमी जो है वो कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में है, कोल्ड क्लैमी हैंड्स होंगे, पेरिफेरल शटडाउन हुआ होगा। ठीक है, अब मैंने हाथ सिर्फ टच कर रहा हूं, पेशेंट का किसी का लिवर का प्रॉब्लम है तो डिप्यूटेरन्स कॉन्ट्रैक्चर वगैरह वो भी आपको मिल सकते हैं। पेशेंट केकैक्टिक है तो उसका भी आपको जो है वो हाथ से थिनार हाइपोथिनार एमिनेंस आपको फील होगा, हो जाएगा कि बिल्कुल केकैक्टिक है पेशेंट। फिर आप ऐसे कंपेयर करेंगे तो कौन सी रीजंस नजर आएंगी? पेलर नजर आ गया, which can lead to CCF। फिर एरिथीमा, पामर एरिथीमा which is seen in carbon dioxide retention या hyperthyrotoxicosis या लिवर फेलियर या सिरोसिस की कंडीशन में आपको पामर एरिथीमा मिलेगा। ठीक है, फिर और क्या मिलेगा? हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकती है, वो तो हो गया ना, हो गया, रिपीट नहीं करेंगे। अच्छा, आपको जो है वो थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना क्या क्या मिल सकता है? कौन सी लीजन मिलेंगी ऐसे पाम पे? हैं, जेन में लीजन क्या होती हैं? स्प्लिंटर हेमरेजेस क्या होते हैं? नील में होती है सर। ठीक है, ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के साइंस हैं। स्प्लिंटर हेमरेजेस आपको जो है वो नेल में मिलेंगे, इधर जेन में लीजन मिलेंगी, ऑस्लर नोड्स आपको टेंडर नोड्स मिलेंगी। ठीक है, पल्प ऑफ फिंगर्स पे, टिप पे भी हो सकती हैं, पीछे भी हो सकती हैं। ठीक है जी, और क्या मिलेगा आपको हाथ के अंदर? ट्रेमर्स मिलेंगे, ट्रेमर्स, हाइपोथायरॉयडिज्म के ट्रेमर्स मिलेंगे। पल्स आप जाएंगे तो पल्स पे क्या मिलेगा आपको? बाउंडिंग पल्सेस मिलेंगी एनीमिया में। ठीक है, और बिल्कुल थ्रेडी पल्स मिलेगी अगर पेशेंट जो है वो कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में होगा। टैकीकार्डिया मिलेगा थायरोटॉक्सिकोसिस में, और ब्रेडिकार्डिया मिलेगा आपको किसमें? हाइपोथायरॉयडिज्म में। ठीक है, सीसीएफ में जो है वो कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में हार्ट रेट बहुत ज्यादा होगा लेकिन पल्सेस विल बी वेरी वीक। ठीक है, कोलैप्सिंग पल्स क्या होती है? वाटर हैमर पल्स। आप जो है वो जो पाम की ये आपकी पल्स है, पल्स से आप पाम की डिस्टल जो है वो पल्स से आप रेडियल पल्स फील करेंगे लेफ्ट हैंड से, यानी राइट साइड पे आपने अगर करना है तो लेफ्ट हैंड से आप फील करेंगे और एल्बो को सपोर्ट करेंगे और आप लिफ्ट कर देंगे। ठीक है, कोलैप्सिंग पल्स, वाटर हैमर पल्स, बिल्कुल जैसे वो वाटर हैमर होती है ना, हैमर को जो है वो स्ट्राइक करते हैं और कॉलम ऑफ वाटर गोज अप एंड देन फॉल्स बैक, तो उस तरह आपको फीलिंग आएगी कि पेशेंट की पल्स जो है वो एकदम फॉल कर जाती है। आपके इस वजह से इन चारों
डिजिट से देखना जरूरी है कि वो चारों पे आपको फील होगा कि अपवर्ड जाएगी और फिर डाउनवर्ड आएगी। ठीक है, ये हो गया। फिर ब्लड प्रेशर आप मेजर कर लें। पल्सेस पैराडॉक्सिस उस दिन भी मैंने बताया क्या होता है पल्सेस पैराडॉक्सिस। इफ ऑन डीप इंस्पिरेशन systolic blood pressure should fall 10 mm of mercury. 10 mm. If it falls more than 10 mm, कुछ किताबें कहती हैं 20 से ज्यादा हो जाए तो आप इसको pulsus paradoxus कहते हैं। क्या कॉज होती है? पेरिकार्डियल effusion, पेरिकार्डाइटिस, न्यूमोथोरेक्स, प्लूरल effusion, ऐसी बहुत सारी कंडीशन जिनकी वजह से दिल के ऊपर प्रेशर आया हो, हार्ट के ऊपर प्रेशर आया हो। ठीक है जी, उनमें ऐसा हो जाता है। फिर आप जी आधे कैरोटिड पे और जुगुलर पे, इस पल्स में आपने जब देखा था आपने रेडियल पल्स देखी तो आपने इसमें रेट देख लिया, रिदम देख लिया, वॉल्यूम देख लिया, लेकिन जो करेक्टर है वो आपको यहाँ से मिलेगा। अगर एओर्टिक रिगर्ज है तो आपको डांसिंग कैरोटिड्स मिलेंगी। ठीक है, डांसिंग कैरोटिड्स मिलेंगी, डांसिंग कैरोटिड्स मिलेंगी आपको, जो है वो ऐसे बाइक की तरफ जाएंगे फिर अंदर की तरफ ऐसे डांसिंग बहुत ज्यादा वाइब्रेंट किस्म की मिलेंगी। अच्छा, फिर यहाँ पे हम जेवीपी देंगे। जेवीपी के लिए वी नीड 2 स्केल्स। एक स्केल को आप वर्टिकल रखेंगे यहाँ पे ब्लूग्रेन स्टर्नर पे। ठीक है, इधर जॉइंट पे यानी सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस के पैरेलल आप यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, एंगल ऑफ लुई पे, और आप जो है वो जेवीपी देखेंगे। जेवीपी जो है वो नॉर्मली ये जो पल्सेशन आ रही है आउटवर्ड, दिस इज कैरोटिड। ठीक है, इसी के ऊपर जेवीपी आएगी। नॉर्मली जेवीपी जो होती है वो क्या होती है, इस पोजीशन में जेवीपी चेस्ट के अंदर होती है। बास केसेस में बहुत ज्यादा, अगर मैं इसको नीचे करूंगा तो ये चेस्ट से ऊपर आ जाएगी जेवीपी, लेकिन ये बेबी जो है वो बहुत अच्छी हाइड्रेटेड स्टेट में नहीं है, इस वजह से जेवीपी इसकी नहीं नजर आ रही। तो इसको जब हम मेजर इस तरह से करते हैं कि एक स्केल आप यहाँ रखेंगे और दूसरा स्केल आप अपर बॉर्डर ऑफ जुगुलर वेनस पल्सेशन पे रखेंगे, और आप बताएंगे कि इतने सेंटीमीटर अबव स्टर्नम, 1 सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, एनीथिंग अबव स्टर्नम आप बता दें। अगर किसी पेशेंट में बहुत ज्यादा वेन्स जो है वो डिस्टेंडेड है, सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम है, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर है, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जेवीपी इंट्राक्रेनियल भी हो सकती है। जेवीपी इधर होगी नहीं, इंट्राक्रेनियल होगी। ठीक है जी, Yes. जेवीपी हो गया, ये हो गया। आप जो है वो इधर से सर्टन कर लें कि मीडियास्टिनम जो है वो सेंट्रल है, ट्रेकिया सेंट्रल है, इससे आपका एपेक्स बीट को भी फायदा होगा कि एपेक्स बीट कहाँ पे। ठीक है जी, ट्रेकिया आपने जो है वो ट्रेकिया 1 फिंगर से भी कर सकते हैं, 2 फिंगर से भी कर सकते हैं, 3 फिंगर से भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों में क्योंकि रिसर्च छोटी होती है तो आप जो है वो सिंगल इंडेक्स फिंगर से करें। नॉर्मली ट्रेकिया इज टुवर्ड्स लिटिल राइट साइड। ठीक है, उसके बाद फिर आपने पेशेंट क्या देखना है, क्या एक्सपोजर जो है वो 9 ईयर से बड़ी बच्ची जो है उसके साथ डिग्निटी शीट रख के एक्सपोजर तो करना ही करना है। आपने देखना है कौन से स्कार है, मिड 9 स्कार है, नहीं है, लेटरल थ्रोम्बोस्टमी स्कार है, कौन सा स्कार है। ठीक है, वो तो आपने देखना है, लाजिम है, लेकिन इसमें हम इस तरह से एक्सपोजर नहीं करेंगे। वो ये अज्यूम कि इसके ऊपर कोई प्रोमिनेंट वेन्स नहीं है, देयर आर नो स्कार मार्क्स। ठीक है, अगर वो स्कार मार्क्स होंगे तो वो आप बताएंगे कहाँ पे, और पीछे तक देखेंगे, सिर्फ फ्रंट पे नहीं देखेंगे। यहाँ पे बहुत पीछे करके होता है स्कार जो है, जो पीडीए की सर्जरी का भी होता है, और इसोफेजियल सर्जरीज के भी जो स्कार या मीडियास्टिनल सर्जरीज के जो स्कार होते हैं, थ्रोम्बोस्टमी स्कार या लंग के एम्पाइमाथोरेसिस की शक्ल में की एडिशन में जो किए जाते हैं, वो थ्रोम्बोस्टमी स्कार काफी पीछे की तरफ होते हैं, उनको देखना बड़ा जरूरी है। एपेक्स बीट देखने के लिए आप जो है वो पूरा अपना आर्म को रेस्ट करें। ठीक है, फिर जो है उसको 2 फिंगर में है, 3 फिंगर में है, फिंगर्स की टिप्स, और फिर आप जो है उसको एक फिंगर से डिलीनिएट कर लें, मेरी टेप इसके साथ रखें, और मिड लाइन से आप भी देख सकते हैं, या आप लेटरल स्टर्नल बॉर्डर से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें उस तरह से मेरोपियन एंगल ऑफ लुई से आपने काउंट करना है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, और ये फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में मेरी जो है वो एपेक्स बीट आ रही है। ठीक है, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में आफ्टर 5 इयर्स ऑफ एज या आफ्टर 4 ईयर ऑफ एज जो है फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में चली जाती है, उससे पहले फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में होती है। It should be where it should be. Normally apex beat should be Fifth intercostal space, medial to mid fifth clavicular. intercostal space में Medial to mid clavicular line. clavicular line. अगर mid clavicular line से आउट है तो फिर ये abnormal है, डिस्प्लेस्ड है apex beat। ठीक है, आपने देखना है कितनी डिस्प्लेस्ड है।
लेकिन आपने जब बताना है तो उसको ये बताना इस तरह से है, एपेक्स बीट इज नॉर्मली पैल्पेबल और एपेक्स बीट इज हीविंग, इल सस्टेन्ड हीव है, वेल सस्टेन्ड हीव है, ये आपने बताना है। और बताना है कि कौन सी इंटरकॉस्टल स्पेस में है, lateral to the mid-clavicular line are how many centimeters and how many centimeters from the lateral border of sternum or midline. समझ आ रही है बात? यस सर। You can say, for example, you can say the apex beat is ill-sustained heaving or tapping palpable in the sixth intercostal space lateral to the mid-clavicular line 9 centimeter from the midline. ठीक है, इस तरह से आपने बताना। एपेक्स बीट पे के बाद फिर आप पैल्पेशन पे आपने देखना है राइट वेंट्रिकुलर हीव। एपेक्स हीव जो है बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकुलर है, तो राइट वेंट्रिकुलर हीव आप ऐसे भी देख सकते हैं, आप फिंगर्स भी रख सकते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस में ऑन लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। ठीक है, तो आप देखते हैं कि कोई हीविंग आ रही है, नो हीविंग। ठीक है, विजिबल आपको जो है ना, अगर विजिबल कोई है पल्सेशंस हैं तो उसके ऊपर भी आपने कमेंट करना होता है जब आप एक्सपोजर पूरा बनाते हैं। फिर आपने ये देखना होता है, इसके बाद आपने जो है वो ये देखना है पेशेंट का कि कौन से एरियाज हैं मर्मर के प्रीकॉर्डियम की एग्जामिनेशन के एरियाज कौन कौन से। ठीक है जी, माइट्रल वाल्व का एरिया कौन सा है, एपेक्स। एपेक्स जो है वो माइट्रल वाल्व का एरिया। लेफ्ट फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस इज ट्राइकस्पिड और बीएसडी। ठीक है, लेफ्ट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस is pulmonic and right second intercostal space is aortic area. इसमें एरिया A2 है, A2 is aortic area, but aortic रिगर्स के लिए ये खास एरिया है। ये होती है थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड। फिर डिफरेंट मर्मर्स हैं, इसके ऊपर आपने सुन लिया, इन सारी जगहों पे आपने सुन लिया। इसमें जो है वो परकशन का इतना ज्यादा रोल नहीं है, कार्डिक डलनेस का रोल तब है जब पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो बहुत ज्यादा। ठीक है, आपने जो है वो एरियाज आपने सुन लिए। अब मैं थोड़ा सा मर्मर्स को डिस्कस करता हूँ कि कौन कौन से मर्मर कहाँ पे आएंगे। फॉर एग्जांपल माइट्रल एरिया, इसका मर्मर सबसे ज्यादा आते हैं। माइट्रल स्टेनोसिस का मर्मर इज अ डायस्टोलिक मर्मर। माइट्रल स्टेनोसिस का मर्मर डायस्टोलिक मर्मर है और इसके ग्रेड 4 तक हो सकते हैं, 6 ग्रेड डायस्टोलिक मर्मर के नहीं होते। और माइट्रल स्टेनोसिस का मर्मर आप बेल ऑफ स्टेथोस्कोप से सुनेंगे विद पेशेंट इन द लेफ्ट लेटरल पोजीशन। एपेक्स के ऊपर आप रखेंगे और पेशेंट को कहेंगे बेटा सांस पूरा बाहर निकाल के रोको, सांस ऐसे अंदर लो फिर बाहर निकालो और फिर रोक दो। ठीक है, एपेक्स के ऊपर आप रखेंगे और इस मनूवर से ये सबसे ज्यादा एक्सेंचुएट होगा। ठीक है जी, और जो मर्मर आपको सुनाई देगा वीएसडी का मर्मर, वो होलोसिस्टोलिक मर्मर होगा, या माइट्रल रिगर्ज का जो मर्मर होगा वो भी होलोसिस्टोलिक मर्मर होगा। होलोसिस्टोलिक मर्मर उसे कहते हैं जो S2 से बियॉन्ड जा रहे हो, क्योंकि उनका S2 से ताल्लुक कोई नहीं है। S1 is produced by the closure of mitral and tricuspid valves, whereas S2 is produced by the closure of aortic and pulmonic valve. उनका S2 से दोनों का ताल्लुक ही कोई नहीं है, ना VSD का ताल्लुक है उसके साथ, ना ट्राइकस्पिड वाल्व का ताल्लुक है S2 से। तो इस वजह से माइट्रल रिगर्ज का और VSD का होलोसिस्टोलिक मर्मर होते हैं और ये S2 से बियॉन्ड जाते हैं। और जो VSD का मर्मर है वो आपको जो है वो लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे मिलेगा और उसके साथ कोई रेडिएशन नहीं होगी, वेयर जो माइट्रल रिगर्ज का मर्मर होगा उसके साथ रेडिएशन होगी टुवर्ड्स लेफ्ट एक्सिला। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। अब आगे जी हम मर्मर पे एओर्टिक स्टेनोसिस का मर्मर। एओर्टिक स्टेनोसिस का मर्मर राइट साइड पे राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में मिलेगा स्टर्नल बॉर्डर पे और फिर रेडिएट टू कैरोटिड्स नेक पे जाएगा। और एओर्टिक रिगर्ज का मर्मर जो है वो कौन से प्रोसीजर करेंगे, वो A2 एरिया में मिलेगा यानी थर्ड लेफ्ट स्टर्नल एरिया में मिलेगा। और किसके साथ इंक्रीज करेगा, सिटिंग पोस्चर, बेंडिंग फॉरवर्ड एंड होल्डिंग ब्रेथ इन डीप इंस्पिरेशन। ठीक है जी, ये सारे मैनूवर्स आपको करने आने चाहिए। बेटा उठ के बैठे। ठीक है, विद द डायफ्राम आप सुनेंगे, डायफ्राम से बेटा लंबा सांस लेके रोकें। ठीक है, ऐसे। ठीक है, लंबा सांस लेके जब पेशेंट रोकेगा तो आपको एओर्टिक रिगर्ज का मर्मर सबसे ज्यादा। फिर आ गया जी पल्मोनिक स्टेनोसिस। ठीक है बेटा, लेट जाए। पल्मोनिक स्टेनोसिस का मर्मर और ASD का मर्मर, एओर्टिक सेप्टल डिफेक्ट का मर्मर आपको पल्मोनिक एरिया में मिलेगा। दोनों जो है इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होंगे। एओर्टिक मर्मर, एओर्टिक स्टेनोसिस का भी इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होगा। ठीक है, ये इनका डायमंड शेप, क्रिसेंटो, डिक्रिसेंडो।
क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो, यानी S2 से पहले खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें जो पल्मोनिक का होगा ये पूरे का पूरा आप देखेंगे लंग्स फील्ड जो है इनको रेडिएट कर रहा होगा, सारी लंग फील्ड्स को रेडिएट कर रहा होगा, दोनों साइड पे आपको नजर आ रहा होगा, दोनों साइड पे सुनाई दे रहा होगा। फिर इसके साथ क्लिक आती है एओर्टिक स्टेनोसिस के मरमर में या पल्मोनिक मरमर में, अगर क्लिक आती है तो इसका मतलब है कि वेल्व्यूलर मरमर है। लेकिन अगर क्लिक नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि सब वेल्व्यूलर है या सुप्रा वेल्व्यूलर मरमर है। एओर्टिक स्टेनोसिस हर तरह की होती है, इसी तरह पल्मोनिक स्टेनोसिस भी इसी हर तरह की होती है, सब एओर्टिक भी होती है, सुप्रा वेल्व्यूलर भी होती है, ठीक है जी। ये हमेशा याद रखना है। क्लिक जो है वो आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है कि क्लिक कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ये तो हो गया जी एग्जामिनेशन। तो इसमें रह तो नहीं गया है मरमर, कोई डिफेक्ट रह तो नहीं गया। पीडीए का मरमर मशीनरी मरमर होगा जो कि लेफ्ट क्लेविकल के नीचे आपको मिलेगा, ठीक है जी। फिर जो डिफेक्ट्स होते हैं कार्डिक डिफेक्ट्स लाइक एएसडी, वीएसडी, एएसडी के अलावा वीएसडी और पीडीए का मरमर अगर बहुत बड़ा डिफेक्ट होगा तो आपको मरमर नहीं सुनाई देगा, मरमर बहुत लाइट सा होगा और इमीडिएटली आफ्टर बर्थ भी ये मरमर नहीं सुनाई देते। क्या वजह उसकी? क्योंकि पल्मोनिक साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है, पल्मोनिक हाइपरटेंशन होती है और ये मरमर जो है क्लियरली ऑडिबल नहीं होते। जैसे जैसे पल्मोनिक प्रेशर फॉल करता है तो दीज प्रेशर्स दीज मरमर आर मोर ऑडिबल, क्योंकि फ्लो ज्यादा हो जाता है डिफेक्ट्स के अक्रॉस, ठीक है जी। ये होगी बात। इसमें फिर आपने फर्दर इसकी एग्जामिनेशन को आपने एक्सटेंड कर देना है, आपने बैक पे भी एग्जामिन करना है, बैक पे लंग बेसिस को बेटा उठ के बैठ जाएं, लंग बेसिस को आपने एग्जामिन करना है। हाँ, एक मरमर होता है जो कि बेसिकली मरमर नहीं है लेकिन स्टिल मरमर के उसमें जो है, मरमर और हम में क्या फर्क होता है या ब्रूई में क्या फर्क होता है? हम होती है वेनस, ब्रूई होती है आर्टीरियल, बट एक्स्ट्रा कार्डिक होती है, ठीक है। पीडीए का भी मरमर वैसे तो मरमर नहीं कहलाना चाहिए, क्या कहलाना चाहिए? ब्रूई कहलानी चाहिए, जैसे रीनल आर्टरी ब्रूई और जैसे आपकी जो है वो क्रेनियल ब्रूई आती है, तो लेकिन कहलाता ही मरमर है, ठीक है। इसी तरह से कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा का भी मरमर जो है वो सुनाई दे सकता है और वो इंटरस्कैपुलर रीजन में पोस्टीरियरली ज्यादा आपको बेहतर सुनाई देगी, ठीक है जी। फिर लंग बेसिस आप देखें, पीछे आप जो है सेकुलर एडिमा चेक कर लें, ठीक है बेटा लेटो, आप लिवर एग्जामिन कर लें, पेशेंट का लिवर, बच्चों में इन्फेंट्स में लिवर जो है वो ज्यादा ऑथेंटिक साइन है ओवर हाइड्रेशन का और लिवर और कार्डिक फेलियर का। लिवर बच्चों में फौरन नीचे आ जाता है, डिसेंड हो जाता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल प्रोट्यूबरेंस आ जाती है, ठीक है। स्प्लीन का अगर साथ मौजूद है तो फिर इन्फेक्टिव कॉज देखें, फिर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस देखें, फिर आप देखें ट्यूबरकुलोसिस देखें, कंजक्टिव पेरिकार्डाइटिस देखें। बट अगर स्प्लीन नहीं है, सिर्फ लिवर है, तो फिर प्राइमरी कॉज इज हार्ट, फिर हार्ट की कंजेनिटल एनोमली है, ठीक है। फिर आप फेमरल्स देखें, फेमरल्स में जो है एक साइन आता है शूटिंग फेमरल्स, शूटिंग फेमरल पल्सेस होती है व्हिच इज सीन इन एओर्टिक रिगर्ज का साइन, एओर्टिक रिगर्ज, ठीक है, एओर्टिक रिगर्ज का साइन है। ये जो वाटर हैमर पल्स थी, कोलैप्सिंग पल्स, ये भी एओर्टिक रिगर्ज का साइन। और साथ आप एडिमा देखें, ठीक है जी। ये आपका जो है वो एग्जामिनेशन है। फेशियल प्लेथोरा होता है किस कंडीशन में? फेशियल प्लेथोरा कब आता है? हाँ, पॉलीसाइथीमिया हो गया, लेकिन किस कंडीशन में आता है? जब माइटल स्टेनोसिस होती है, ठीक है, माइटल स्टेनोसिस में फेशियल प्लेथोरा आ जाता है, ठीक है। ये थी आज की एग्जामिनेशन, उम्मीद है आप लोगों को फायदा होगा इससे। थैंक यू वेरी मच।